आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के बारे में करना शुरू करेंगे। तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 और साथ में फॉरेन पोस्ट मैनुअल, इन दोनों में से टोटल आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 में से हो सकता है मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, नहीं तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 में आता किस चीज़ के बारे में है। तो इसमें आता है रेलवे मेल सर्विस के बारे में, रेलवे डाक सेवा के बारे में। चैप्टर नंबर 1 है मिसलेनियस रूल्स, विविध नियमावली। रूल नंबर 1 है डिपार्टमेंट्स ऑफ ए सेट ऑफ ए सॉर्टिंग मेल ऑफिस। छंटाई डाक कार्यालय के जो सेट रहते हैं उनके अलग अलग विभाग होते हैं। छंटाई डाक कार्यालय के जो सेट होते हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उनका इंचार्ज कौन होता है। तो एवरी सेट ऑफ अ सॉर्टिंग मेल ऑफिस इज डिवाइडेड। सबसे पहले बताया गया है कि छंटाई डाक कार्यालय का प्रत्येक सेट, उसको क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। क्यों विभाजित किया जाता है? फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि काम और जिम्मेदारी को बांटा जा सके। तो छंटाई डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को विभाजित किया जाता है। क्या इसका उद्देश्य, क्यों विभाजित किया जाता है? ताकि काम और जिम्मेदारी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, बांटा जा सके। कौन कौन से विभागों में विभाजित किया जाता है? तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा मेल डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद है सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और साथ है पार्सल डिपार्टमेंट। इन 4 विभागों में हर एक छंटाई डाक कार्यालय के सेट को विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें मेल डिपार्टमेंट की बात करें, जो आपका डाक विभाग होता है, इसके प्रभारी अधिकारी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट आ जाएंगे। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता जाएगा। आगे चलते हैं सॉर्टिंग डिपार्टमेंट की बात करें। तो सॉर्टिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है वो सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, छंटाई सहायक होगा। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण विभाग की बात करें तो रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट, पंजीकरण छंटाई सहायक। और साथ में पार्सल डिपार्टमेंट की बात करें तो पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट इसका हेड हो जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी कि छंटाई डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को विभाजित किया जाता है ताकि काम और जिम्मेदारी को बांटा जा सके। और कौन कौन से विभागों में विभाजित किया जाता है, उसमें सबसे पहले आ जाएगा मेल डिपार्टमेंट। मेल डिपार्टमेंट और डाक विभाग का जो हेड रहेगा वो प्रधान छंटाई सहायक होगा, ध्यान रखेंगे। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट आ जाएगा। सॉर्टिंग डिपार्टमेंट की बात करें, सॉर्टिंग असिस्टेंट इसका हेड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट और पार्सल डिपार्टमेंट का पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट आ जाएगा। तो इन 4 विभागों में हर एक सेट को विभाजित किया जाता है। इन सेट्स वेयर द नंबर ऑफ सॉर्टिंग असिस्टेंट्स एम्प्लॉयड इज लेस देन द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। ऐसे सेटों में जहां कार्यरत छंटाई सहायकों की संख्या विभागों की संख्या से कम है, यानी कि ऐसा कोई भी सेट जहां पे विभाग तो 4 हैं लेकिन छंटाई सहायक केवल 2 हैं, केवल 3 हैं, तो वहां पर कार्य कैसे वितरित किया जाएगा? द वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट सैंक्शनड। कार्य स्वीकृत स्थापना के अनुसार वितरित किया जाएगा या गृहीत स्थापना के अनुसार इसका वितरण किया जाएगा। द ड्यूटीज ऑफ 2 और मोर डिपार्टमेंट्स कैन बी असाइंड टू 1 सॉर्टिंग असिस्टेंट। 2 या 2 से ज़्यादा विभागों का काम एक छंटाई सहायक को सौंपा जा सकता है। वेर सेपरेट पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट इज नॉट एम्प्लॉयड। तो जैसा हमने यहाँ पे कर लिया कि 4 विभाग होते हैं, अगर वहाँ पे पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट अलग से नहीं है तो पार्सल डिपार्टमेंट का काम किसके द्वारा किया जाएगा? वेर सेपरेट पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट इज नॉट एम्प्लॉयड, द ड्यूटीज ऑफ पार्सल डिपार्टमेंट आर असाइंड टू द रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो हेड रहेगा वही क्या करेगा? पार्सल डिपार्टमेंट को भी संभालेगा। जहाँ पे अलग से आपके पास पार्सल छंटाई सहायक नहीं होता है, वहां पे पार्सल विभाग के जो कर्तव्य हैं वो किसको सौंप दिए जाते हैं? पंजीकरण छंटाई सहायक को सौंप दिए जाते हैं। यानी कि रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ पार्सल डिपार्टमेंट की ड्यूटीज को भी निभाएगा। इन सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 सॉर्टिंग असिस्टेंट, कोई ऐसा सेट जहां पे केवल 2 ही छंटाई सहायक हैं, the head sorting assistant performs in addition to his own work all the duties of the sorting department। तो ऐसा कोई भी सेट है जहाँ पे केवल 2 ही छंटाई सहायक हैं, वहाँ पर प्रधान छंटाई सहायक क्या करेगा? अपना काम तो करेगा ही करेगा, साथ में उसके
सॉर्टिंग डिपार्टमेंट का छंटाई विभाग का काम भी करेगा। एंड द सॉर्टिंग असिस्टेंट द ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल डिपार्टमेंट, और जो छंटाई सहायक होता है, सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, वो क्या करेगा, पंजीकरण और पार्सल विभाग की ड्यूटीज को संभालेगा। क्या ऐसा कोई भी सेट जहां पे केवल दो ही छंटाई सहायक हैं, एक प्रधान छंटाई सहायक होगा और दूसरा कोई अन्य छंटाई सहायक होगा, तो प्रधान छंटाई सहायक अपना उसका जो काम है उसके अलावा सॉर्टिंग डिपार्टमेंट का काम भी संभालेगा, और जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है वो क्या करेगा, पंजीकरण और पार्सल विभाग के काम को संभालेगा। इन सेट्स इन चार्ज ऑफ ए सिलेक्शन ग्रेड हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, कोई भी ऐसा सेट जिसका प्रभारी अधिकारी सिलेक्शन ग्रेड प्रधान छंटाई सहायक है। द ड्यूटीज ऑफ द मेल डिपार्टमेंट कनेक्टेड विद रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ मेल्स एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मेल बैग्स विल बी असाइंड टू अ सीनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट हु विल बी डेजिग्नेटेड एज मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट। उसके बाद बताया कि कोई भी ऐसा सेट जो किसके प्रभार में है, सिलेक्शन ग्रेड प्रधान छंटाई सहायक के प्रभार में है, वहां पर क्या हो जाएगा, जो ड्यूटीज होती है मेल डिपार्टमेंट की, डाक विभाग की, किसके संबंध में, डाक को प्राप्त करने या प्रेषित करने के संबंध में, तथा दूसरी बात डाक थैलों को खोलने या बंद करने के संबंध में, वो किसको सौंपी जाएंगी, वरिष्ठ छंटाई सहायक को सौंपी जाएंगी, या फिर एक छंटाई सहायक को सौंपी जाएंगी, जिसे क्या कहा जाता है, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट कहा जाता है, डाक छंटाई सहायक उसे कहा जाता है। तो क्या आ जाएगा, कोई भी ऐसा सेट जिसका प्रभारी अधिकारी सिलेक्शन ग्रेड हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होगा, वहां पर डाक विभाग की जो ड्यूटीज हैं जो कि डाक को प्राप्त करने और प्रेषित करने के संबंध में है, या फिर डाक थैलों को खोलने या बंद करने के संबंध में है, वो ड्यूटीज सीनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट को या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट को सौंपी जाएंगी, और इनको क्या डेजिग्नेशन दिया जाएगा, इनका पद नाम क्या हो जाएगा, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट हो जाएगा। सॉर्टिंग वर्क इज नो लॉन्गर परफॉर्म्ड इन ट्रेन, छंटाई का काम अभी ट्रेन वगैरह में नहीं किया जाता है, पहले ट्रेन्स में भी किया जाता था लेकिन अब नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास पोस्टिंग ऑफ प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन ट्रेन एंड मेल ऑफिसेज, ट्रेनों या डाक कार्यालयों में वैतनिक अपंजीकृत लेखों को पोस्ट करना। वैतनिक क्या मतलब हो जाएगा कि जितने भी उनके लिए चार्जेस हैं उनका आपने भुगतान किया हुआ है, उनको हम कहेंगे वैतनिक, और अपंजीकृत आपको भी पता है जिनके लिए आपने पंजीकरण नहीं करवाया है। The posting of unregistered articles in train letter boxes at any time during the day or night, किसी भी समय चाहे दिन में या रात में अगर आप अपंजीकृत लेखों को पोस्ट करते हैं ट्रेन के लेटर बॉक्स में, या फिर इन द लेटर बॉक्सेस अटैच्ड टू आरएमएस ऑफिसेज ड्यूरिंग द टाइम प्रेस्क्राइब्ड फॉर लेट फीस कलेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मेल कैरिंग ट्रेन इज सब्जेक्ट टू द प्रीपेमेंट ऑफ लेट फीस प्रेस्क्राइब्ड इन एडिशन टू द पोस्टेज ड्यू। तो किसी भी समय चाहे दिन में या रात में आप अपंजीकृत लेखों को ट्रेन के लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करते हैं, या फिर आरएमएस कार्यालयों से जुड़े हुए लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करते हैं, किस समय करते हैं, जो समय निर्धारित किया गया है डाक वस्तुओं को पोस्ट करने के लिए लेट फीस के साथ, विलंब शुल्क के साथ, तो उनको क्या किया जाएगा, उनके ऊपर ड्यू पोस्टेज ड्यू चार्जेस यानी कि उनको पोस्ट करने के लिए या अन्य जो भी चार्जेस हैं वो तो उनके ऊपर होने ही चाहिए, और साथ में जो लेट फीस है, विलंब शुल्क है, वो भी आपको साथ में देनी पड़ेगी, उसका भी पूरा भुगतान किया होना चाहिए। तो प्रत्येक डाक ले जाने वाली ट्रेन के संबंध में विलंब शुल्क संग्रहण के निर्धारित समय के दौरान यानी कि लेट फीस के देकर आप जो भी डाक वस्तुओं को पोस्ट कर सकते हैं, एक अवधि आपको दी जाती है, उसके समय दिन या रात के दौरान किसी भी समय ट्रेन के लेटर बॉक्स में या आरएमएस कार्यालय से जुड़े लेटर बॉक्स में अपंजीकृत वस्तुओं को पोस्ट करना चाहते हैं तो देय डाक शुल्क के साथ साथ आपको निर्धारित विलंब शुल्क का भुगतान भी करना पड़ेगा, आपको लेट फीस वहां पे देनी पड़ेगी। Articles posted in the van or compartment letterbox will be dealt with immediately after leaving the station. वैन या डिब्बे के लेटर बॉक्स में पोस्ट किए गए लेखों को स्टेशन छोड़ने के तुरंत बाद निपटाया जाना चाहिए। All articles on which the prescribed late fees has been paid in addition to the postage due will be forwarded by the nearest route to destination। जितने भी आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर डाक शुल्क जो है उसके साथ साथ विलंब शुल्क का भुगतान भी किया गया है उनको उनके गंतव्य के लिए भेज दिया जाएगा। और कैसे भेजा जाएगा, सबसे निकटतम मार्ग से भेजा जाएगा, सबसे नियरेस्ट रूट से भेजा जाएगा।
The detained late fee note paid stamp will be impressed on all articles except postcard on which the late fees has not been prepaid. ऐसे लेख जिनके ऊपर विलंब शुल्क का भुगतान इस मामले में नहीं किया जाता है उनके ऊपर एक मोहर लगाई जाती है, कौन सी, डिटेन्ड लेट फी नोट पेड वाली, कि इनको हिरासत में लिया जाए, इनके ऊपर विलंब शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। एक मोहर होती है, ये मोहर उनके ऊपर लगाई जाएगी सिवाय पोस्ट कार्ड के। इनके पोस्ट कार्ड को छोड़कर बाकी सभी डाक वस्तुएं जिनके ऊपर विलंब शुल्क का भुगतान नहीं किया गया होगा उनके ऊपर एक मोहर लगाई जाएगी। कौन सी मोहर लगाई जाएगी? डिटेन्ड लेट फी नोट पेड स्टैंप लगाई जाएगी। नो आर्टिकल शुड बी रिसीव्ड बाई हैंड बाई आरएमएस सेक्शन। आरएमएस अनुभाग के द्वारा कोई भी डाक को बाई हैंड प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए। द रेगुलर मेल बैंड्स ऑफ सेक्शंस विल हैव दी फॉलोइंग नोटिस पेंटेड एट दी लेटर बॉक्सेस। अनुभागों की नियमित मेल बैन के लेटर बॉक्स पर एक सूचना अंकित होनी चाहिए। ठीक है, अनुभागों की जो नियमित मेल बैन होती है उनमें लगे हुए लेटर बॉक्सेस के ऊपर एक सूचना होनी चाहिए। क्या सूचना होनी चाहिए? लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड पैकेट्स पोस्टेड है मस्ट कैरी इन एडिशन टू दी ऑर्डिनरी पोस्टेज एक्स्ट्रा पोस्टेज एज पर रेट्स प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर पोस्ट किए जाने वाले पत्रों, पोस्ट कार्डों और पैकेटों पर सामान्य डाक शुल्क के अलावा समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार अतिरिक्त डाक खर्च भी होना चाहिए। तो अनुभागों की जो रेगुलर मेल बैंड्स होती हैं उनके ऊपर एक नोटिस होना चाहिए, एक नोटिस पेंट किया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनमें अगर आप लेटर पोस्ट कर रहे हैं, आप पोस्ट कार्ड या पैकेट पोस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर साधारण डाक शुल्क तो होना चाहिए, उसके अलावा इनके ऊपर अतिरिक्त डाक शुल्क जो समय समय पर निर्धारित किया जाता है वो भी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे इनको पोस्ट करेंगे। रूल नंबर 3 है आपके पास मेंशंस ऑफ सेक्शंस इन ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस। आधिकारिक पत्राचार में अनुभागों का उल्लेख। तो जब भी कोई ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस भेजा जाता है उसमें अनुभाग को भी मेंशन करना होता है। कैसे किया जाएगा? इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन से बचने के लिए whenever a section is mentioned in official correspondence, जब भी आधिकारिक पत्राचार में अनुभाग को मेंशन किया जाता है, the beat of the section must always be added within brackets after designation। वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? आपको हमेशा अनुभाग के साथ साथ अनुभाग की गश्त को भी ऐड करना चाहिए। और कहाँ पे ऐड करना चाहिए? जब आप अनुभाग का पद नाम लिखेंगे उस पद नाम के आगे आपको गश्त का नाम ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए जब भी आधिकारिक पत्राचार में अनुभाग को मेंशन किया जाता है तो अनुभाग की गश्त को भी उसके डेजिग्नेशन के बाद ब्रैकेट के अंदर जोड़ा जाना चाहिए। In case where the weight of 2 or more sections is the same, the railway designation of the train by which the section mentioned works should further be added when the section is referred to for the first time। ऐसे मामलों में जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा अनुभागों की गश्त जब वो समान है वहां पर क्या किया जाएगा? उस ट्रेन का रेलवे डेजिग्नेशन जिसके द्वारा उल्लेखित अनुभाग कार्य करता है उसको भी जोड़ा जाना चाहिए जब अनुभाग को पहली बार इसके संबंध में संदर्भित किया जाता है। This rule need not to be observed in communication between officials of the same division so as far as the sections and mail offices of the division are concerned। तो जहां पर डिवीज़न के अनुभाग या डाक कार्यालयों की बात करेंगे वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है अगर एक ही डिवीज़न के अधिकारियों के बीच में इस तरह का कम्युनिकेशन या संचार का आदान प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से जो ऊपर बताया गया कि अनुभाग के बाद आपने ये गश्त का नाम जोड़ना है ब्रैकेट्स के अंदर, इस तरह की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट अगेंस्ट सेक्शन मस्ट शुड कंटेन, जब भी आपको किसी अनुभाग के संबंध में कोई शिकायत करनी है उसमें क्या क्या होना चाहिए? इन एडिशन टू द डेजिग्नेशन द नंबर एंड डेट ऑफ द सेट कंसर्न। तो आपको क्या क्या चीजें उसमें ऐड करनी पड़ेंगी? एक तो डेजिग्नेशन, ये तो करना ही पड़ेगा ऐड, इसके साथ आपको नंबर भी ऐड करना है और साथ में डेट भी ऐड करनी है जो भी सेट से संबंधित होगी। यानी सेट से संबंधित डेट और उसकी संख्या डेजिग्नेशन के साथ आपको ऐड करनी होती है। नेक्स्ट है आपके पास इंटरसेप्शन और रीडायरेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। तो नॉर्मली हम पोस्ट ऑफिसेस के बारे में ये चीज़ कर चुके हैं कि डाक घरों में किसी भी डाक वस्तु को रोकना है या उसकी रीडायरेक्शन करनी है किस तरह से की जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे मेल ऑफिस की, डाक कार्यालय की। एक्सेप्ट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर जनरल और द हेड ऑफ सर्कल अ मेल ऑफिस मे नोट।
जब तक हेड ऑफ सर्कल या डायरेक्टर जनरल इस तरह से जो डाक कार्यालय उनको अधिकृत नहीं करते, अगर उन्होंने इसको अधिकृत नहीं किया है तो डाक कार्यालय रीडायरेक्ट एनी आर्टिकल, वो किसी भी आर्टिकल को रीडायरेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेप्ट और डिलीवर एनी आर्टिकल टू द एड्रेसी, और ना ही प्राप्तकर्ता को किसी भी डाक वस्तु का वितरण करेंगे और ना ही किसी डाक वस्तु को वो रोकने के लिए अधिकृत होते हैं, जब तक कि डायरेक्टर जनरल के द्वारा या हेड ऑफ सर्कल के द्वारा उनको ऐसा करने के लिए अधिकृत ना किया जाए। तो कोई भी डाक कार्यालय ना तो किसी डाक वस्तु को रिडायरेक्ट करेगा, ना ही इंटरसेप्ट करेगा और ना ही प्राप्तकर्ता को उसका वितरण करेगा, जब तक कि ऐसा करने के लिए उसे डायरेक्टर जनरल या हेड ऑफ सर्कल के द्वारा अधिकृत ना कर दिया जाए। दिस रूल विल नॉट अप्लाई टू कैंप आर्टिकल्स फॉर हाई ऑफिसर्स, लेकिन यह नियम जो है उच्च अधिकारियों के जो शिविर पत्राचार होता है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो अधिकारियों के लिए, जो उच्च अधिकारियों के लिए शिविर लेख भेजे जाते हैं, कैंप कोरेस्पोंडेंस भेजा जाता है, उसके ऊपर यह चीज लागू नहीं होती है। रूल नंबर 5 है इंफॉर्मेशन नोट टू बी मेड पब्लिक, आम लोगों को सूचना देने से मनाही, यानी कि कोई भी सूचना जो आप आम लोगों को नहीं बताएंगे, क्या जो कॉमन पब्लिक है उसको नहीं बताएंगे। नो पर्सन नोट बिलोंगिंग टू द डिपार्टमेंट मे बी परमिटेड टू एग्जामाइन एनी आर्टिकल पासिंग थ्रू द पोस्ट, कोई भी व्यक्ति जो विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है उसको डाक से गुजरने वाले किसी भी लेख की जांच करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है उसको डाक से गुजरने वाले किसी भी लेख की जांच करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती, इवन दो द आर्टिकल में हैव बीन पोस्टेड बाय हिम, यहाँ तक कि अगर उसी के द्वारा कोई आर्टिकल पोस्ट किया जाता है, एक बार पोस्ट करने के बाद वो उस डाक वस्तु की जांच करने के लिए अधिकृत नहीं होता है, वो उस डाक वस्तु की फिर जांच नहीं कर सकता है। नोर एनी इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग सच एन आर्टिकल बी गिवन टू एनीवन नॉट बिलोंगिंग टू द डिपार्टमेंट, और कोई भी व्यक्ति अगर विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है तो कोई भी डाक वस्तु के संबंध में उसको उस चीज की जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है उसको डाक से गुजरने वाले किसी भी लेख की जांच करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए, यहां तक कि अगर कोई डाक वस्तु उसके द्वारा पोस्ट की जाती है तब भी पोस्ट करने के बाद वो उस डाक वस्तु की जांच नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, कोई भी डाक वस्तु, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको किसी भी डाक वस्तु के संबंध में इस तरह की कोई भी सूचना नहीं देनी चाहिए। वर्क पेपर्स मे नॉट बी शोन टू एनी ऑफिशियल अनकनेक्टेड विद द रेलवे मेल सर्विस, क्योंकि हम रेलवे मेल सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं तो रेलवे डाक सेवा से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं है, कोई अधिकारी जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको आरएमएस के जो वर्क पेपर्स होते हैं, कार्यपत्र होते हैं, ठीक है, वॉल्यूम 5 में अगर आपने पढ़ा है तो कार्यपत्र उसमें आते हैं कि क्या चीज़ होते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति आरएमएस सर्विस से या कोई भी अधिकारी आरएमएस सर्विस से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको आरएमएस के कार्यपत्र कभी नहीं दिखाए जाएंगे। ऑफिसर्स ऑफ द रेलवे मेल सर्विस रेंडर देमसेल्व्स लायबल टू डिसमिसल इफ दे मेक पब्लिक एनी इंफॉर्मेशन विच दे रिसीव ऑफिशियली और इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। रेलवे डाक सेवा के अधिकारियों को अगर ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है या उनकी ड्यूटीज के डिस्चार्ज के संबंध में, यानी कि उनके जो कर्तव्य उनके निर्वहन के दौरान उनको कोई भी सूचना मिलती है, ठीक है, आधिकारिक तौर पर चाहे मिलती है चाहे किसी भी तरह से मिलती है, उस सूचना को वो कभी भी लोगों को नहीं बताएंगे, नहीं तो क्या हो सकता है उनको निकाला भी जा सकता है। तो ऑफिसर्स ऑफ द रेलवे मेल सर्विस रेंडर देमसेल्व्स लायबल टू डिसमिसल, तो यहाँ पे उनको बोलेंगे उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है अगर कोई भी इंफॉर्मेशन वो लोगों को बताते हैं जो उनको ऑफिशियली प्राप्त होती है या उनकी ड्यूटीज के डिस्चार्ज के संबंध में उनको प्राप्त होती है, तो उन्हें अपने तक ही रखनी है, लोगों को नहीं बतानी। अगर बताते हैं तो उनको डिसमिस किया जा सकता है। व्हेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेलवे मेल सर्विस रिकॉर्ड्स इज आस्क्ड फॉर एनी गवर्नमेंट ऑफिसर, बाई एनी गवर्नमेंट ऑफिसर, जब भी किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा आरएमएस रिकॉर्ड से कोई इंफॉर्मेशन या जानकारी मांगी जाती है, मैटर शुड बी रेफर्ड टू दी सर्कल फॉर ऑर्डर, तो वहां पे वो अपनी मर्जी से फटाफट इंफॉर्मेशन निकाल के नहीं देंगे, उसके संबंध में वो क्या करेंगे, सर्कल को भेजेंगे, सर्कल वहां पे बताएगा, सर्कल ऑर्डर देगा, उसके बाद ही वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफिसर को दी जानी चाहिए। तो जब भी किसी सरकारी अधिकारी को रिकॉर्ड मेल सर्विस, रेलवे मेल सर्विस के रिकॉर्ड से कोई भी जानकारी चाहिए तो इस मैटर को सर्कल को भेज दिया जाएगा, सर्कल से ऑर्डर मिलने पर ही इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को दी जाएगी। डेट ऑन स्टैम्प्स एंड सील्स, मोहरों और सीलों पर कौन सी तारीख होनी चाहिए, तो ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। द डेट शोन बाय द डेट स्टैम्प्स एंड सील्स ऑफ अ सेट ऑफ ए सेक्शन और मेल ऑफिस,
किसी भी अनुभाग या किसी भी डाक कार्यालय के सेट की जो भी मोहरें और सीलें होती हैं उनके ऊपर कौन सी तारीख दर्शाई जाती है, शुड बी दैट ऑफ द डे ऑन विच द वर्किंग आवर्स ऑफ द सेट बिगिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। किसी भी अनुभाग की या किसी भी डाक कार्यालय की मोहर और सीलों के द्वारा दर्शाई गई तारीख वो तारीख होती है जिस तारीख पर सेट के कामकाज के घंटे शुरू होते हैं। क्या ये कई बार बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार तो डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार आपको डेट दी जाती है कि एक सेट जो है वो रात के 10 बजे से काम करना शुरू करता है 27 तारीख को और वो अगले दिन सुबह 10 बजे तक काम करता है। तो उसकी जो मोहरें और सीलें होंगी उसके ऊपर जो दिनांक दर्शाई जाएगी या डेट दर्शाई जाएगी वो कौन सी रहेगी। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जिस तारीख को सेट के कामकाज के घंटे शुरू होते हैं वही तारीख होनी चाहिए उसकी मोहरों और सीलों के ऊपर भी। नेक्स्ट है आपके पास इंटरप्शंस टू मेल मूवमेंट्स, डाक परिवहन में अवरोध। अब डाक भेजते हैं, अगर किसी वजह से डाक भेजने में कोई भी मुश्किल आती है तो किस तरह से उसका निपटान किया जाता है। इंटरप्शंस ऑफ द मेल सर्विस ड्यू टू ब्रीचेस ऑन रेलवे, फ्लड्स, एक्सीडेंट्स और एनी अदर कोज should be reported by the head sorting assistant of the set on duty to the superintendent, the inspector or to the record officer to which the set is attached। मान लीजिए रेलवे में किसी भी ब्रीच की वजह से, किसी भी उल्लंघन की वजह से या किसी भी दुर्घटना की वजह से रेलवे जो अवरुद्ध हो जाती है, मतलब रेलगाड़ी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रही है, जिसके माध्यम से आपने डाक भेजनी है। कहीं पे बाढ़ आ गई है, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है या किसी भी अन्य कारणवश मेल सेवा में यानी कि जो डाक भेजी जाती है उसमें कोई भी इंटरप्शन आ गई है, उसमें कोई भी अवरोधन आ गया है, इस चीज़ के बारे में प्रधान छंटाई सहायक जो भी सेट का ड्यूटी पर होगा वो रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट किसे करेगा? सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करेगा या इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करेगा या रिकॉर्ड ऑफिस को करेगा। अब कैसे डिसाइड किया जाएगा किसे करनी है? टू विच दी सेट इज अटैच्ड, जिससे भी वो सेट जुड़ा हुआ है। तो क्या बताया गया है कि रेलवे में किसी भी ब्रीच की वजह से, रेलवे में किसी भी अवरोधन की वजह से, बाढ़ की वजह से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या किसी अन्य कारणवश डाक सेवा में कोई भी इंटरप्शन आ जाती है, कोई भी अवरोधन आ जाता है, तो सेट जो भी ड्यूटी पर होगा उसका प्रधान छंटाई सहायक इस चीज़ की सूचना सुपरिटेंडेंट को देगा या इंस्पेक्टर को या फिर रिकॉर्ड ऑफिस को देगा जिससे भी वो सेट जुड़ा हुआ है। If the detention of mails due to breaches or accident is likely to exceed 6 hours, अवरोधन की वजह से या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से डाक को रोके जाने की जो संभावना है वो 6 घंटे से ज़्यादा है कि 6 घंटे तक भी डाक जो है आगे नहीं भेजी जा सकती है। इट शुड बी रिपोर्टेड एट वंस टू दी सुपरिटेंडेंट एंड रिकॉर्ड ऑफिस, तो तुरंत इस बात की सूचना सुपरिटेंडेंट को भी देनी है और साथ में रिकॉर्ड ऑफिस को भी देनी है। इन केस ऑफ डिटेंशन ऑफ लेस देन दिस पीरियड, लेकिन अगर डिटेंशन या रोके जाने की संभावना ये जो 6 घंटे की अवधि बताई गई है इससे कम है, और रिपोर्ट शुड बी सेंट ओनली टू द रिकॉर्ड ऑफिस, तो केवल रिपोर्ट जो वो रिकॉर्ड ऑफिस को, अभिलेख कार्यालय को भेजी जाएगी। एक्स्ट्रा रिजर्व्ड अकोमोडेशन इन ट्रेन, रेलगाड़ियों में अतिरिक्त आरक्षित स्थान। अब डाक भेजने के लिए रेलगाड़ी के डिब्बों में जो जगह प्रोवाइड करवाई जाती है, अगर किसी भी वजह से वो जगह कम पड़ जाए तो वहाँ पे एक्स्ट्रा अकोमोडेशन के लिए, अतिरिक्त आवास के लिए आवेदन किया जा सकता है। व्हेनेवर फ्रॉम एनी कोज, क्या जब भी किसी भी कारणवश द रेगुलर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ ट्रेन इज inadequate for the carriage of all mails that have to be forwarded by it, the mail agent or mail guard in charge of a transit section may apply to the railway authorities for such extra accommodation as may be necessary for the exclusive use of the post office। ट्रेन में जो नियमित आवास प्रदान किया जाता है डाक को ले जाने के लिए, अगर वो रेगुलर अकोमोडेशन कम पड़ रहा है डाक को भेजने के लिए, तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है? मेल एजेंट या मेल गार्ड जो भी ट्रांजिट अनुभाग का परिवहन अधिकारी होगा वो इसके बारे में क्या कर सकता है? रेलवे अथॉरिटीज़ को अप्लाई कर सकता है कि हमें एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की, अतिरिक्त आवास की जगह है जो कि पोस्ट ऑफिस के लिए उपयोग की जानी है। क्या जब भी किसी भी कारण से ट्रेन में जो जगह प्रोवाइड करवाई जाती है, नियमित उसमें व्यवस्था है डाक को ले जाने के लिए, वो किसी वजह से कम पड़ जाती है, तो परिवहन अनुभाग का जो प्रभारी अधिकारी होगा, मेल एजेंट या मेल गार्ड, वो अतिरिक्त आवास के लिए रेलवे अथॉरिटीज को आवेदन कर सकता है। जो जगह डाक घरों के विशेष उपयोग के लिए आवश्यक होगी उतनी जगह के लिए वो रेलवे अथॉरिटीज को अप्लाई करेगा। कौन करेगा? अनुभाग का जो भी प्रभारी अधिकारी, मेल एजेंट या मेल गार्ड रहेगा।
एट स्टेशन वेयर अ रिकॉर्ड ऑफिसर और मेल एजेंट इज अवेलेबल, ऐसे स्टेशन जहाँ पे अभिलेख अधिकारी और या फिर मेल एजेंट उपलब्ध है, द रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा अकोमोडेशन आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट सच अकोमोडेशन इज एक्चुअली नेसेसरी, तो वहाँ पे वो खुद को सेटिस्फाई करते हैं कि इस तरह के अकोमोडेशन की अतिरिक्त व्यवस्था की सच में आवश्यकता है, वो खुद को सेटिस्फाई करने के बाद विल बी मेड बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर और बाय द मेल एजेंट एज द केस में भी, वहाँ पे अतिरिक्त आवास के लिए जो आवेदन किया जाएगा वो रिकॉर्ड ऑफिसर या फिर मेल एजेंट के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसे स्टेशन जहां पे रिकॉर्ड ऑफिसर या मेल एजेंट उपलब्ध होता है, अगर वहां पर आपको एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की जरूरत पड़ती है तो मेल एजेंट या जो भी रिकॉर्ड ऑफिसर होगा वो खुद को इस चीज के लिए सेटिस्फाई करेंगे कि सच में यहाँ पे एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की आवश्यकता है। इस तरह से वो खुद को सेटिस्फाई करने के बाद एक्स्ट्रा अकोमोडेशन के लिए आवेदन करेंगे। When extra accommodation is required under this rule, तो इस रूल के तहत जो ऊपर बताया गया कि आपको एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की जरूरत है जिसके माध्यम से डाक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, रिक्वेस्टेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म शुड बी प्रिपेयर्ड इन 4 पार्ट्स बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर और हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। वहां पे क्या किया जाएगा, एक मांग निर्धारित प्रपत्र में तैयार की जाएगी और कैसे की जाएगी, 4 हिस्सों में तैयार की जाएगी। कौन करेगा, रिकॉर्ड ऑफिसर या प्रधान छंटाई सहायक करेगा। तो जहां पर भी आपको एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की जरूरत पड़ेगी, रिकॉर्ड ऑफिसर या प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक मांग 4 हिस्सों में तैयार की जाएगी। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉपी, अब ये जो 4 हिस्सों में ऐसे तैयार किया जाएगा रिक्वेस्टेशन को या मांग को, इसका जो फर्स्ट कॉपी रहेगी शुड बी हैंडेड टू स्टेशन मास्टर ऑफ द स्टेशन फ्रॉम विच द एक्स्ट्रा अकोमोडेशन इज रिजर्व्ड। जहां से ट्रेन में आपको एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की आवश्यकता है उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर को पहली कॉपी आपने देनी है। आपने क्या किया, रिक्वेस्टेशन की 4 कॉपीज बनाई, 4 हिस्सों में उसको तैयार किया। एक उसका जो पार्ट है कॉपी का वो स्टेशन मास्टर को हैंड ओवर किया जाएगा। कौन से स्टेशन मास्टर को, जिस स्टेशन से आपको इस तरह के एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की आवश्यकता है। द सेकंड पार्ट शुड बी डिलीवर्ड अप एट द स्टेशन टू विच द एक्स्ट्रा अकोमोडेशन इज रिजर्व्ड। दूसरा जो पार्ट है वो उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर को दिया जाएगा जिस जगह के लिए आपने एक्स्ट्रा अकोमोडेशन रिजर्व किया है। मतलब यहां से अगर ट्रेन चल रही है दूसरे स्टेशन तक आपने एक्स्ट्रा अकोमोडेशन के लिए बोला है, मांग किया है, तो मांग का जो एक पार्ट रहेगा वो इस वाले स्टेशन मास्टर के पास रहेगा और दूसरा पार्ट जो वो दूसरे स्टेशन पर दिया जाएगा जहां तक के लिए आपने एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की मांग की है। आगे चलते हैं। वन पार्ट ऑफ कार्बन कॉपी शुड बी सेंट टू द सुपरिटेंडेंट अटैच्ड टू द डेली रिपोर्ट। उसके बाद इसका जो तीसरा हिस्सा है वो क्या किया जाएगा, डेली रिपोर्ट के साथ संलग्न करके सुपरिटेंडेंट को भेज दिया जाएगा। और उसके बाद जो बच जाएगा, क्योंकि 4 हिस्सों में, एक तो स्टेशन मास्टर को दे दिया जहां से ट्रेन में आपको एक्स्ट्रा अकोमोडेशन चाहिए, जिस स्थान के लिए जिस स्टेशन तक आपको एक्स्ट्रा अकोमोडेशन चाहिए दूसरा पार्ट वहां पे दे दिया। तीसरा पार्ट जो है डेली रिपोर्ट के साथ सुपरिटेंडेंट को भेज दिया जाएगा। अब जो एक पार्ट इसका बच जाता है, रिमेनिंग पार्ट should be retained by the record officer और मेल एजेंट और मेल गार्ड फॉर रिकॉर्ड। तो मेल एजेंट, मेल गार्ड या फिर रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा उसे अपने पास रखा जाएगा रिकॉर्ड के रूप में, अभिलेख के रूप में। इन हिज डेली रिपोर्ट The record officer or mail agent or mail guard must explain the circumstances under which the extra accommodation was required। अब जब भी डेली रिपोर्ट बनाई जाएगी, दैनिक रिपोर्ट बनाई जाएगी रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा, मेल एजेंट या मेल गार्ड के द्वारा, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन परिस्थितियों को, उन सर्कमस्टांसिस को वहां पे स्पष्ट करना पड़ेगा जिनके तहत उन्हें अतिरिक्त आवास की आवश्यकता पड़ी थी। क्या उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी दैनिक रिपोर्ट में उन सर्कमस्टांसिस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा जिनके तहत उन्हें एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की आवश्यकता पड़ी थी। फ्रॉम दी कार्बन कॉपी ऑफ द रिक्वेस्टेशन। अब यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती है, सुपरिटेंडेंट तक भी ये कार्बन कॉपी पहुंच गई। अब कार्बन कॉपीज जो है मांग की, यानी कि उन्होंने मांग की हमें एक्स्ट्रा अकोमोडेशन चाहिए, उस रिक्वेस्टेशन की जो कार्बन कॉपी सुपरिटेंडेंट के पास होगी और साथ में जो डेली रिपोर्ट में उसको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि क्यों हमें एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की, किन परिस्थितियों में एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की आवश्यकता पड़ी, सुपरिटेंडेंट के द्वारा ये चीज़ें प्राप्त की जाएंगी। सुपरिटेंडेंट इसके बाद क्या करेगा, ऑन द 10th of each month कंपाइल and submit to the head of the circle a return in the prescribed form showing particulars of extra accommodation used on each railway during the preceding month। प्रीसीडिंग मंथ में, पिछले मंथ में प्रत्येक ट्रेन में जिस तरह के भी या जितने भी एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की उन्हें आवश्यकता पड़ी थी उस चीज़ के बारे में एक रिटर्न हेड ऑफ सर्कल को भेजी जाएगी। कौन भेजेगा, सुपरिटेंडेंट भेजेगा और हर महीने की 10 तारीख को पिछले महीने के लिए ये रिपोर्ट या ये जो आपके पास रिटर्न है वो भेजी जाएगी। द नंबर ऑफ द बैग्स कन्वेड इन एक्स्ट्रा अकोमोडेशन इन ईच केस, प्रत्येक मामले में कितने एक्स्ट्रा बैग उस एक्स्ट्रा अकोमोडेशन में भेजेंगे, एंड एक्सप्लेनिंग दी
नेसेसिटी फॉर एक्स्ट्रा अकोमोडेशन और साथ में उस एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की अतिरिक्त आवास की आवश्यकता भी स्पष्ट करते हुए एक रिटर्न जो वो सुपरिटेंडेंट के द्वारा हेड ऑफ सर्कल को हर महीने की 10 तारीख को भेजी जाएगी। रूल नंबर 9 है आपके पास मिसकनेक्शन ऑफ मेल बसेस, ट्रेन्स एंड एयर सर्विसेज, डाक बसों, रेलगाड़ियों और विमान सेवाओं का आपस में मेल ना हो पाना। क्या होता है, अब एक बस के द्वारा एक डाक लाई जाती है, दूसरी बस को सौंपी जाती है, दूसरी बस तीसरी बस को सौंपती है, इस तरह से वो डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। अब मान लीजिए एक बस के द्वारा जो डाक लाई जाती है वो दूसरी बस के छूटने से पहले वहां पे नहीं पहुंचती है, या फिर वो पहले पहुंच जाती है, दूसरी बस अभी तक पहुंची नहीं। अब वहां पे क्या हो जाता है, क्योंकि डाक को आप खुला तो छोड़ नहीं सकते, उसको तो किसी न किसी के हवाले करना पड़ेगा। अब एक बस से दूसरी बस में रखनी है तो आप वहां पे किसको छोड़ के जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ सकते। तो उनमें आपस में क्या हो रहा है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। जो मेल बसेस हैं, डाक को ढोने वाली बसेस हैं, उनमें आपस में कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, या ट्रेन में आपस में कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, या जो हवाई सेवाएं हैं उनमें आपस में कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो कैसे उसको हैंडल किया जाएगा? द मिसकनेक्शन ऑफ मेल कैरिंग बसेस, ट्रेन्स एंड एयर सर्विस एट जंक्शन स्टेशन, जंक्शन स्टेशन पर अगर मेल कैरिंग बसेस यानी कि डाक को ढोने वाली बसेस के बीच में, या ट्रेन के बीच में, या हवाई सेवाओं के बीच में कनेक्शन नहीं हो पाता है, संयोजन नहीं हो पाता है, should invariably be reported to the superintendent as early as possible by record offices। वहां पर अभिलेख कार्यालय के द्वारा जितनी जल्दी हो सके तुरंत इस बात की सूचना सुपरिटेंडेंट को देनी चाहिए कि मेल बसेस में इस तरह से आपस में कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, या रेलगाड़ियों में या हवाई सेवाओं के बीच में आपस में कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। The misconnection between air services should also invariably be reported by record officer to the head of the circle by the first post। और उसके बाद अगर हवाई सेवाओं के बीच में आपस में कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो इस चीज की सूचना रिकॉर्ड अधिकारियों के द्वारा हेड ऑफ सर्कल को भी प्रथम डाक के माध्यम से पहुंचाई जानी चाहिए। वो सुपरिटेंडेंट को देंगे। अगर हवाई डाक सेवाओं में इस तरह की मिसकनेक्शन होती है तो एक तो सुपरिटेंडेंट को इस चीज की सूचना दी जाएगी, और रिकॉर्ड ऑफिसर अभिलेख अधिकारी इसकी सूचना हेड ऑफ सर्कल को भी प्रथम डाक के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहां पे सर्कल हेड ऑफ सर्कल को भी और सुपरिटेंडेंट को इस बात की सूचना दी जाएगी। The mail offices और post offices which open and dispose of misconnected mails। उसके बाद जो भी डाकघर या डाक कार्यालय मिसकनेक्टेड मेल को खोलेगा और उसका निपटान करेगा, वो क्या करेगा? should intimate the disposal of mails। तो उसने डाक का निपटान किस तरह से किया इस चीज़ की सूचना immediately to the record offices of the sections और mail offices। तो जिस भी अनुभाग या डाक कार्यालय के द्वारा उसको खोलना जाएगा, उसका निपटान किया जाएगा, वो अपने रिकॉर्ड कार्यालय को इस बात के बारे में बताएंगे, इस चीज़ की सूचना देंगे। एंड टू पोस्ट ऑफिस, और इसकी सूचना और किसे दी जाएगी? उस डाकघर को दी जाएगी बाई विच सच मेल्स आर ड्यू टू बी रिसीव्ड। जिस भी डाकघर के द्वारा इस तरह की डाक को प्राप्त किया जाना था उस डाकघर को भी इसकी सूचना दी जाएगी। तो डाक कार्यालय या डाकघर जो भी मिसकनेक्टेड डाक को खोलते हैं और उसका निपटान करते हैं, उन्हें डाक के निपटान की सूचना तुरंत अनुभागों के अभिलेख कार्यालय या डाक कार्यालयों और उस डाकघर को भी देनी चाहिए जिसके द्वारा ये डाक प्राप्त की जाने वाली थी। Intimation of the disposal of such mails should also be sent to the record offices of the sections and mail offices and the post offices which close the mail bags। उसके बाद इसकी सूचना और किसे दी जाएगी? ये जो डाक का निपटान किया जाएगा, इस तरह की डाक का जो निपटान किया जाता है उसके निपटान की सूचना और किसे भेजी जाएगी? उस रिकॉर्ड ऑफिस को भेजी जाएगी, अनुभाग या डाक कार्यालय के या डाक घर को भेजी जाएगी जिसके द्वारा इस तरह के थैले बंद किए गए होंगे। तो जिस भी डाकघर के द्वारा, जिस भी डाक कार्यालय अनुभाग के द्वारा ये थैले बंद किए जाएंगे, उनके रिकॉर्ड ऑफिस को इसके निपटान की सूचना भेजी जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास सर्कुलर्स ऑफ हेड्स ऑफ सर्कल्स, सर्कल अध्यक्ष के परिपत्र। Orders issued by the head of circles for the general information and guidance of RMS officials are published in their monthly circulars, which bear heading and a consecutive annual series of numbers। हेड ऑफ सर्कल के द्वारा जारी किए जाने वाले ऑर्डर किसके संबंध में? आरएमएस अधिकारियों के जर्नल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी और उनके मार्गदर्शन के लिए हेड ऑफ सर्कल के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं वो उनके मंथली सर्कुलर्स, मासिक परिपत्रों में जारी किए जाते हैं। इनमें एक शीर्षक होता है और संख्याओं की लगातार वार्षिक श्रृंखला भी होती है। तो रेलवे डाक सेवा के अधिकारियों की सामान्य जानकारी और उनकी गाइडेंस के लिए क्या किया जाता है? सर्कल प्रमुख द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं वो उनके मासिक परिपत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं, जिनमें शीर्षक और संख्याओं की लगातार वार्षिक श्रृंखला शामिल होती है।
These circulars are issued and forwarded to all supervising officers and record officers and should be filed in guard book. अब ये जितने भी सर्कुलर या परिपत्र होते हैं इनको रिकॉर्ड अधिकारियों और सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स के लिए जारी किया जाता है और भेज दिया जाता है एंड शुड बी फाइल्ड इन गार्ड बुक। उन्हें कहाँ पे फाइल किया जाना चाहिए? गार्ड बुक में फाइल करके रखना चाहिए। केयर बीइंग टेकन टू करेक्ट और कैंसिल प्रीवियस सर्कुलर्स व्हेन नेसेसरी ऑन रिसिप्ट ऑफ सब्सिक्वेंट वंस। अब जब आपको नए सर्कुलर प्राप्त हो जाते हैं उनकी प्राप्ति के बाद अगर आवश्यक हो तो पहले वाले जो सर्कुलर हैं उनमें कोई करेक्शन करनी है तो करेक्शन की जाएगी। अगर उनमें कोई पुराना सर्कुलर है उसको कैंसिल करना है तो उसको कैंसिल भी किया जाएगा। तो ये जो सर्कुलर्स होते हैं इनको जारी किया जाता है। जारी करने के बाद जितने भी पर्यवेक्षण अधिकारी या विलेख अधिकारी होते हैं उनको ये फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, अग्रेषित किए जाते हैं। प्राप्त होने पर सुपरवाइजिंग ऑफिसर या रिकॉर्ड ऑफिसर्स इनको गार्ड बुक्स में फाइल करके रखेंगे और वो भी इस चीज़ का ध्यान देंगे कि जब उनको नए सर्कुलर प्राप्त होते हैं उन सर्कुलर के अनुसार अगर पुराना कोई सर्कुलर वहाँ पे कैंसिल करना है या उसमें कोई करेक्शन की जानी है तो वो करेक्शन की जाएगी या उसको कैंसिल किया जाएगा। All circulars issued by heads of circle should be destroyed after 3 years। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी सर्कुलर हेड ऑफ सर्कल के द्वारा CPMG के द्वारा जारी किए जाते हैं उनको 3 साल के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। अब ये जो 3 साल हैं कब से गिने जाएंगे? काउंटेड फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द क्लोज ऑफ द ऑफिशियल ईयर इन विच दे वर इशूड। जिस भी ऑफिशियल ईयर में जिस भी आधिकारिक वर्ष में उन्हें जारी किया गया था उस आधिकारिक वर्ष के अंत से अगले साल की अप्रैल महीने से ये 3 साल गिने जाएंगे। यानी कि मान लीजिए इनको 2016 के ऑफिशियल ईयर में जारी किया गया, 2016 का ऑफिशियल ईयर जब खत्म हो जाएगा 2017 के अप्रैल मंथ से 3 साल के बाद इनको नष्ट किया जाएगा। यानी कि इसकी जो 3 साल की काउंटिंग की जाएगी वो कैसे की जाएगी? 2017 के अप्रैल मंथ से की जाएगी। If it is found necessary to preserve or repeat the instructions contained in such circulars, heads of circle will either incorporate them in the circle orders or reproduce them in a new circular before the previous circular is due to be destroyed। यदि ऐसे जो परिपत्र हैं क्या जिनको नष्ट किया जाना है, क्योंकि 3 साल के बाद जो सर्कुलर होते हैं हेड ऑफ सर्कल के उनको नष्ट किया जाना होता है, लेकिन यदि ऐसे सर्कुलर में कोई भी निहित निर्देशों को संरक्षित करना है यानी कि उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको संरक्षित करना है या प्रिजर्व करना है या फिर उनको दोहराना आवश्यक पाया जाता है। मतलब कि हेड ऑफ सर्कल ने एक सर्कुलर जारी किया, 3 साल के बाद उसको नष्ट किया जाना है। 3 साल हमने कर लिए, कब से काउंट किए जाएंगे? 3 साल के बाद जब उनको नष्ट किया जाना है, लेकिन अब भी उसमें कोई ऐसे निर्देश हैं जिनको प्रिजर्व करना ज़रूरी है या जिनको दोहराना ज़रूरी है, उनको रिपीट करना ज़रूरी है। हेड्स ऑफ सर्कल will either incorporate then in the circle order। तो वहाँ पे सर्कल प्रमुख क्या कर सकता है? जो निर्देश हैं जिनको रिपीट किया जाना है उनको वो क्या कर सकते हैं? सर्कल आदेशों में शामिल कर सकते हैं। या फिर दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं? पिछले परिपत्र के नष्ट होने से पहले उन्हें एक नए परिपत्र में दोबारा से पेश कर सकते हैं, दोबारा से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हेड ऑफ सर्कल के द्वारा जो भी सर्कुलर जारी किए जाते हैं 3 साल के बाद उनको नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर सर्कुलर में कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको क्या किया जाना है? रिपीट किया जाना है या उनको प्रिजर्व किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में हेड ऑफ सर्कल के द्वारा उनको सर्कल ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, उसमें शामिल किया जा सकता है या नए सर्कुलर में उनको दोबारा से जारी किया जा सकता है इससे पहले कि पुराने वालों को नष्ट कर दिया जाए। रिसिप्ट्स टू बी टेकन इन हैंड टू हैंड एक्सचेंजेस। हाथों हाथ जो विनिमय किया जाता है, मतलब एक व्यक्ति ने क्या किया, एक बैग दूसरे को सौंप दिया, इस तरह के जब भी आदान प्रदान किए जाते हैं तो एक रसीद ली जानी चाहिए। तो कैसे ली जानी चाहिए? व्हेन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड और पार्सल मेल आर्टिकल्स टू बी मेड ओवर इज लार्ज। जब भी भेजे जाने के लिए आपके पास पंजीकृत या पार्सल डाक लेखों की संख्या ज़्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में दे शुड बी एनक्लोज्ड इन अ रजिस्टर्ड और पार्सल बैग। तो उन्हें एक पंजीकृत या पार्सल बैग के अंदर डाल दिया जाना चाहिए, उसमें संलग्न करना चाहिए। फॉर विच रिसिप्ट शुड बी टेकन इन द रजिस्टर्ड और पार्सल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिलीव्ड सेट। जिसके लिए क्या करना चाहिए? पंजीकृत या पार्सल सार में रसीद ली जानी चाहिए। और ये पंजीकृत या पार्सल सार किसका होगा? रिलीव्ड सेट का होगा। तो जब भी क्या हो जाता है, आपके पास पंजीकृत या पार्सल डाक के लेखों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उनको एक पंजीकृत या पार्सल थैले के अंदर संलग्न करना चाहिए, जिसके लिए रिलीव्ड सेट की पार्सल एब्स्ट्रैक्ट या रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट में एक रसीद ली जानी चाहिए। इन ऑल सच केसेस, ऐसे सभी मामलों में द बैग फ्रॉम वन सेट ऑफ मेल ऑफिस टू अनदर विल बी इंडिकेटेड इन द अकम्पनिंग लिस्ट
मेल लिस्ट एज एल बैग। अब ऐसे सभी मामलों में डाक कार्यालय के एक सेट से दूसरे सेट तक जो बैग भेजा जाएगा उस बैग में जो मेल सूची संलग्न होगी इस तरह के थैलों को उसमें एल से दर्शाया जाएगा, यानी कि एल सिंबल का उनके लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास नॉलेज ऑफ सॉर्टिंग लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस, छंटाई सूची का ज्ञान होना चाहिए और भारतीय डाकघरों का भी ज्ञान होना चाहिए, भारतीय डाकघरों की सूची का ज्ञान होना चाहिए। अब किसे होना चाहिए? इट इज़ एसेंशियली नेसेसरी दैट एवरी सॉर्टिंग असिस्टेंट शुड कमिट द सॉर्टिंग लिस्ट फॉर मेमोरी। यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि प्रत्येक छंटाई सहायक को याद रखने के लिए छंटाई सूची बनानी चाहिए। जितने भी सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको याद रखने के लिए अपने पास एक सॉर्टिंग लिस्ट बना के रखनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू रीडली रिपीट और राइट डाउन from memory the particulars of due mails received and delivered at each receipt and dispatch। प्रत्येक प्राप्ति और प्रत्येक प्रेषण पर ड्यू मेल क्या होती है? जो आपको प्राप्त करनी ही है या जो आपको भेजनी ही पड़ेगी उसको कहते हैं ड्यू मेल। तो जो भी हर एक प्राप्ति पर या हर एक प्रेषण पर जो भी डाक प्राप्त की जाती है या वितरित की जाती है उस ड्यू मेल के पर्टिकुलर्स उसे याद होने चाहिए, वो उनको आसानी से दोहराने में और आसानी से अपनी यादाश्तें उनको लिखने में सक्षम होना चाहिए। तो प्रत्येक प्राप्ति या प्रेषण पर प्राप्त होने या वितरित किए जाने वाले देय लेखों के विवरण को आसानी से दोहराने या स्मृति से लिखने के लिए वो सक्षम होना चाहिए। Every sorting assistant should be conversant with the list of Indian post offices which will be useful in sorting। उसके बाद प्रत्येक छंटाई सहायक क्या होना चाहिए? भारतीय डाक घरों की सूची के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए ताकि छंटाई में इस चीज़ की उसको हेल्प मिल सके। Every sorting assistant should be conversant with the pin code of all pin sorting district in India। भारत में जितने भी पिन सॉर्टिंग जिले हैं, पिन छंटाई जिले हैं, उन सभी का पिन कोड उसको पता होना चाहिए, उससे वो परिचित होना चाहिए। एंड शुड बी एबल टू रीडली रिपीट और राइट डाउन फ्रॉम मेमोरी द पिन कोड ऑफ सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद छंटाई जिलों का पिन कोड वो अपनी यादाश्त से लिखने में और दोहराने में भी सक्षम होना चाहिए, क्योंकि एक डाक वस्तु आ जाती है उसके ऊपर एक पिन कोड लिखा हुआ है। अगर वो पिन कोड कहीं वो डायरी में ढूंढेगा या फोन में पता करेगा उसको भी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर उसको याद है तो एकदम से वो उसकी पहचान कर सकता है कि इसको भेजना कहाँ पे है। तो इसलिए क्या होने चाहिए? जितने भी पिन सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड हैं वो उसको परिचित होने चाहिए, उनको आसानी से वो लिखने में या दोहराने में और अपनी यादाश्त से, ठीक है, ऐसे नहीं कि वो देख के कहीं से, अपनी यादाश्त से, अपनी मेमोरी से उनको लिखने में सक्षम होना चाहिए, दोहराने में सक्षम होना चाहिए। No sorting assistant can be efficient unless he knows the sorting list by heart and has an intimate acquaintance विद द लिस्ट ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस। कोई भी छंटाई सहायक तब तक कुशल नहीं हो सकता जब तक कि वह छंटाई सूची को कंठस्थ ना कर ले। उसको छंटाई सूची तो बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। और दूसरी बात, भारतीय डाकघरों की सूची के साथ उसका गहरा परिचय होना चाहिए। आसानी से अगर किसी पोस्ट ऑफिस को ढूंढना है वो ढूंढ सके, उसका पिन कोड आसानी से पता लगा सके, इस चीज़ में वो सक्षम होना चाहिए। नहीं तो उससे छंटाई सहायकों को एफिशिएंट नहीं माना जाएगा, उसको उसकी ड्यूटी के लिए सक्षम नहीं माना जाएगा। A sorting case with cards on which the names of post towns are printed or written is available at every record office। प्रत्येक अभिलेख कार्यालय में एक सॉर्टिंग केस होता है, एक छंटाई बॉक्स होता है, उसके साथ कुछ एक कार्ड भी होते हैं, उनके ऊपर पोस्ट टाउन का नाम लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ होता है। अब इसका क्या उद्देश्य होता है? फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग सॉर्टिंग असिस्टेंट्स टू प्रैक्टिस सॉर्टिंग, ताकि जो छंटाई सहायक है वो छंटाई का अभ्यास कर सकें। इसलिए रिकॉर्ड ऑफिस में क्या रहता है? एक उनको सॉर्टिंग केस दिया जाता है और साथ में कार्ड दिए जाते हैं और उन कार्डों के ऊपर पोस्ट टाउन का नाम लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ होता है। The superintendent, inspector or record officer may order a sorting assistant to attend the record office for practice sorting during his rest time। Most important है छंटाई रेस्ट टाइम के समय, क्या जो विश्राम का समय होता है किसी भी छंटाई सहायक का, उस समय उसको रिकॉर्ड ऑफिस में बुलाया जा सकता है छंटाई का अभ्यास करने के लिए। अब बुलाने के लिए आदेश जब वो कौन दे सकता है? वो सुपरिटेंडेंट दे सकता है, निरीक्षक के द्वारा, रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा दिए जा सकते हैं। इन सभी में से कोई भी छंटाई सहायक को रिकॉर्ड ऑफिस में प्रस्तुत होने के लिए ऑर्डर दे सकता है। कब दे सकता है? जब उसका रेस्ट टाइम होता है। तो रेस्ट टाइम में रिकॉर्ड ऑफिस में छंटाई सहायक को आने के लिए सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर या रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा आदेश दिए जा सकते हैं ताकि छंटाई का अभ्यास वो कर सके।
नेक्स्ट है आपके पास रूल नंबर 13, सप्लाई ऑफ सॉर्टिंग लिस्ट टू सॉर्टिंग असिस्टेंट, छंटाई सहायक को छंटाई सूचियां प्रदान करना। क्या जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं उनको छंटाई सूचियां दी जाती हैं। एवरी सॉर्टिंग असिस्टेंट इन आरएमएस विल बी सप्लाइड विद द कॉपी ऑफ द सॉर्टिंग लिस्ट ऑफ द मेल ऑफिस टू विच ही इज अटैच्ड। जो छंटाई सहायक जिस भी डाक कार्यालय से जुड़ा हुआ होता है उस डाक कार्यालय की एक छंटाई को सूची की कॉपी उसे प्रति उसे दी जाती है। ठीक है, आरएमएस में जितने भी छंटाई सहायक होते हैं वो छंटाई सहायक जिस भी डाक कार्यालय से जुड़े होंगे, क्या आरएमएस में आपके बहुत सारे अनुभाग भी होते हैं, मेल ऑफिस भी होते हैं, तो यहाँ पे बताया गया कि प्रत्येक छंटाई सहायक आरएमएस में जो होगा वो किसी न किसी डाक कार्यालय से जुड़ा होगा। वो जिस भी डाक कार्यालय से जुड़ा होगा उस डाक कार्यालय की छंटाई सूची की एक कॉपी उसे दी जाएगी। It will be the duty and responsibility of each sorting assistant to keep his personal copy of the sorting list corrected up to date। अब यहाँ पे बताया गया कि ये छंटाई सहायक की जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है कि उसको ये जो व्यक्तिगत सॉर्टिंग लिस्ट की कॉपी दी जाएगी इसको एक तो संभाल के रखे, दूसरा इसको अप टू डेट रखे, इसमें कोई भी अपडेशन होती है उसको अपडेट रखना उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या हो जाएगा, आरएमएस में छंटाई सहायकों को क्या दिया जाता है, एक सॉर्टिंग लिस्ट दी जाती है, जिस भी डाक कार्यालय से भी जुड़े होते हैं उससे संबंधित उनको छंटाई सूची की एक कॉपी दी जाती है और ये उनका व्यक्तिगत कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि इस छंटाई सूची को अप टू डेट रखें। द पर्सनल कॉपीज ऑफ द सॉर्टिंग लिस्ट विल बी अकाउंटेड फॉर इन द सेम मैनर एज मेटल टोकन। ये जो पर्सनल कॉपीज उनको दी जाती है छंटाई सूची की, इनको कैसे अकाउंट किया जाता है, किस तरह से माना जाता है, मेटल टोकन्स की तरह माना जाता है। क्या आगे आएंगे मेटल टोकन क्या होते हैं। इन केस अ सॉर्टिंग असिस्टेंट सरेंडर्स द लिस्ट, अब कोई भी छंटाई सहायक है जब भी वो सॉर्टिंग लिस्ट को सरेंडर करता है द रिसिप्ट विल बी रिटर्न टू हिम, क्योंकि जब छंटाई सूची उसे दी जाती है तो इससे उससे एक रसीद ली जाती है। जब छंटाई सहायक ने उस सॉर्टिंग लिस्ट को वापस सरेंडर कर दिया तो उस रसीद को जो उसके द्वारा दी गई होगी छंटाई सूची प्राप्त करते समय वो सॉर्टिंग असिस्टेंट को वापस कर दी जाएगी। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफिसर टू सी दैट सॉर्टिंग लिस्ट्स आर रिटर्न्ड बाय द ऑफिशियल्स व्हेन आस्क्ड फॉर एंड दैट इफ the sorting list is lost, a sum of ₹1 is recovered from the official as a nominal cost of the sorting list before a new copy is supplied। Important point है, ये रिकॉर्ड ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है, इस चीज़ को देखना कि जब भी छंटाई सहायकों को बोला जाए, जब भी अधिकारियों को बोला जाए तो उनके द्वारा छंटाई सूचियों को वापस कर दिया जाए। ये देखना किसकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी बोला जाएगा ऑफिशियल को सॉर्टिंग लिस्ट वापस करने के लिए तो उन्होंने ये सॉर्टिंग लिस्ट वापस की है या नहीं की है, ये देखना रिकॉर्ड ऑफिसर की, अभिलेख अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी बात, अगर ये सॉर्टिंग लिस्ट छंटाई सूची गुम हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी नॉमिनल कॉस्ट के रूप में, छंटाई सूची की नाममात्र लागत के रूप में अधिकारी से ₹1 वसूल किया जाएगा और फिर उसके बाद उसको एक नई छंटाई सूची की कॉपी जारी की जाएगी। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, बाकी चैप्टर नंबर 1 हम कल कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट हो या इसमें कोई भी गलती नजर आए तो आप ज़रूर उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो ये आपने अच्छे से कर लेने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारा ज़रूर अच्छे से एक बार पढ़ लेना है ताकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब करें तो वो आपको आसानी से समझ आए। धन्यवाद।